नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। योगेंद्र यादव वाला वीडियो दिखाते हुए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर घमंडी बयान दिया है और प्रशांत किशोर का एक घमंड दिखाता है कि या तो वो इस बात को समझ नहीं पाए हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते कि आखिरकार देश के कई बड़े पत्रकारों ने प्रशांत किशोर को लेकर सवाल क्यों उठाए, उनके मीडिया इंटरव्यू को लेकर सवाल क्यों उठाए और करण थापर वाले इंटरव्यू को लेकर प्रशांत किशोर को ट्रोल क्यों किया गया। प्रशांत किशोर ने अब क्या घमंड दिखाया छठे चरण की वोटिंग से पहले, और क्या यह भी कोई खेल है? पूरी कहानी आपको बताते हैं, प्रशांत किशोर का बयान भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि योगेंद्र यादव के किस वीडियो का जिक्र अपने बयान में किया प्रशांत किशोर ने। पहले आपको दिखाते हैं योगेंद्र यादव का वो वीडियो जिसे लेकर प्रशांत किशोर ढाल बना रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुनिए क्या कहते हैं योगेंद्र यादव। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है। एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं। बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती हैं। विधानसभा में हारेंगे लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका, खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही, तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ वो अकेले कर्नाटका के बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन, ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया और पूरे ईस्ट इंडिया को मिला दे तो बीजेपी का नफा और नुकसान कट के 0 पे पहुंच जाता है। एलाइज को 15 सीट का फायदा है, उसे एक बार साइड में रख लीजिए। लेकिन बीजेपी की गिनती, टैली गिनते वक्त आप ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को अब एक तरह से भूल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ ये जो बाकी इलाका बचा है, जहां पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, यहां पे बीजेपी की कितनी सीट कम होती है, वही उसकी नेशनल टैली में कम होती है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछली बार एलाइज के साथ एनडीए को 42 सीट थी। इस बार कम से कम 20 सीट का नुकसान है। 5 सीट का नुकसान बीजेपी को, 15 का एलाइज को। राजस्थान में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। चलिए इसके अंदर गुजरात भी जोड़ देते हैं, दोनों में मिला के 10 सीट का नुकसान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम नुकसान है, लेकिन अगर उसके साथ आप झारखंड भी जोड़ दें तो तीनों में मिला के 10 सीट का और बीजेपी को नुकसान। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक आंधी सी है। हरियाणा और दिल्ली में 10 सीट का नुकसान
और उधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मिला के 5 सीट का और नुकसान। बच गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां मेरे अनुमान से बीजेपी को कम से कम 10 सीट का नुकसान है। बिहार में बीजेपी और उसके एलाइज को पिछली बार 40 में से 39 सीट थी, कम से कम 15 सीट का नुकसान है। 5 सीट का बीजेपी को, 10 सीट का नुकसान उसके एलाइज को। अब इस सारे को जोड़ के देखते हैं। कुल मिला के बीजेपी को 55 सीट का नुकसान, मतलब पिछली बार 303 से 248, और बीजेपी के सहयोगियों को यहां 25 सीट का नुकसान, लेकिन पहले 15 सीट का फायदा था, तो नेट 10 सीट का नुकसान। इस आधार पे मैं कहता हूं बीजेपी 240 से 260 के बीच में कहीं, और बीजेपी के सहयोगी 35 और 45 के बीच में सब कहीं। मतलब ये कि ये चुनाव पलट चुका है, और अगर आने वाले 2 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा और दिल्ली में यह आंधी अगर और पकड़ ले, तो ये भी हो सकता है कि एनडीए ही 272 के नीचे रुक जाए। ये वो सच है जो मीडिया, पोलस्टर, एक्सपर्ट आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते। योगेंद्र यादव इस वीडियो में साफ कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन और ताकत से लड़ता है और ज्यादा जन समर्थन मिलता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे भी निकल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर इस वीडियो के साथ क्या खेल करते हैं? प्रशांत किशोर योगेंद्र यादव के जो आकलन है उसका एक हिस्सा पोस्ट करते हैं और क्या दिखाते हैं पब्लिक को अपने आप को सही साबित करने के लिए। प्रशांत किशोर ये ट्वीट करते हैं और योगेंद्र यादव के वीडियो का ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जिसमें योगेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी को 240 से 60, एनडीए को 35 से 45 सीटें, बाकी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 85 से 100 सीट, और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को 120 से 135 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान लगाया था योगेंद्र यादव ने। और यह भी कहा था कि आगे हालात बदल भी सकते हैं, इंडिया आगे भी निकल सकता है। लेकिन उस हिस्से को दिखाने की बजाय प्रशांत किशोर क्या दिखाते, बड़ी चालाकी से ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने आप को सही साबित करने के लिए कहते हैं, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र यादव जी के मुताबिक इन चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से लेकर 305 सीटें, देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी की 303 और एनडीए की 323 सीटें हैं। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। तो ये प्रशांत किशोर एक तरह से घमंड दिखा रहे हैं कि देखना मैं सही साबित होऊंगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। योगेंद्र यादव भी ऐसा कह रहे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव ने ये कहा है कि चुनाव पलट गया है, वो बात सुनना शायद भूल गए प्रशांत किशोर। और मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, हो सकता है बीजेपी की अकेले दम पर 300 सीटें आ जाएं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ऐसा बोलते हैं, लगातार मीडिया इंटरव्यू में ऐसा बोलते हैं, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, जो प्रशांत किशोर सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी की आलोचना करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप कैसे जीते हैं, बीजेपी उसको भी कंट्रोल करना चाहती है। बीजेपी ने बिहार जैसे राज्य में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। आप भर भर के बीजेपी की बुराई करते हैं, आप जन सुराज का अभियान चलाते हैं। जन सुराज क्या है? क्या बीजेपी सरकार जन सुराज की अवधारणा पर चल रही है? आप एक तरफ पीएम मोदी और मोदी सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं, और उसके बाद जब देश का मीडिया एक तरफा अभियान चला रहा है बीजेपी के लिए, आप उसका हिस्सा बनते हैं। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आपने ये कहा कि फिलहाल मैंने अपना प्रोफेशनल काम छोड़ रखा है, क्योंकि फिलहाल प्रशांत किशोर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे लोकसभा चुनाव में जिसके आधार पर उनके पास कोई साइंटिफिक फिलहाल प्रशांत किशोर ऐसा कोई भी काम लोकसभा चुनाव में नहीं कर रहे जिससे उनके पास कोई साइंटिफिक सर्वे आया हो। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं सर्वे वाला, तो फिर आप मीडिया इंटरव्यू में किस आधार पर बोलते हैं? मतलब अपने मन के आधार पर, जैसे कोई वोटर बोलता है उस अंदाज में अगर आप बोलते हैं, और आपको पता है कि मीडिया आपका इंटरव्यू क्यों कर रहा है।
मीडिया सिर्फ आपका इंटरव्यू इसलिए करता है क्योंकि आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, बड़ी आराम से जीत जाएगी, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। तो जब लगातार आप इस तरह के बयान मीडिया इंटरव्यू में देते हैं, इसी वजह से आपका इंटरव्यू किया जा रहा है ताकि बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए माहौल बनाया जा सके। तो आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, जो एक सैद्धांतिक बात है कि आप जैसे चेहरों को अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो चुप रहना चाहिए और कम से कम विपक्षी दलों को कमजोर करने का काम नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ मोदी सरकार की भर भर के बुराई करते हैं, उसके बाद मोदी सरकार को चुनाव में इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं, एक परसेप्शन बना रहे हैं और उसके आधार पर पीएम मोदी चुनाव में वोट मांगते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आपसे नाराज हैं। प्रशांत किशोर को यह समझना चाहिए कि देश भर में उनके चाहने वाले हैं। एक बुद्धिजीवी के तौर पर, एक चुनावी एक्सपर्ट के तौर पर उनकी खूब इज्जत की जाती है, उनके विचारों की भी इज्जत की जाती है। जन सुराज के बैनर तले प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं, वाकई देश की राजनीति ऐसी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे विचारक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मीडिया का मोहरा नहीं बनना है। और इसी बात को लेकर कई बड़े पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं। क्या प्रशांत किशोर को इतनी सी बात समझ नहीं आती? आप प्रशांत किशोर के ऐसे अड़ियल रवैये को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उन्होंने अपनी साख को चुनावी परिणाम से जोड़ दिया है? कल को अगर बीजेपी जीत भी जाए तो प्रशांत किशोर आप सही साबित नहीं हो सकते। बात हार और जीत की है ही नहीं, इतना आपको समझना चाहिए, बात सिद्धांत की है। आप प्रशांत किशोर के ऐसे अकड़ू बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।